हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम 2 के इंटरनल क्वेश्चंस जो सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम के समय काम आते हैं। तो अपने इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। हर बार में 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अपने पास हैं 75 जैसे क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में अपने 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स? According to Section 76 of the Contract Act 1872, goods may include every kind of movable property. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स क्या होते हैं? सेक्शन 76 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 1872 के हिसाब से गुड्स जो है हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, उसे हम गुड्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, define movable property and immovable property. Immovable property means section 3 subclause 34 of General Causes Act, property of every description except immovable property. मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दें और सारे जो प्रॉपर्टी हैं मूवेबल, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल सकती हैं। इमूवेबल मतलब जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, उसको इमूवेबल कहते हैं। उसको छोड़ के जो है उसको इमूवेबल कहते हैं। सेकंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स सेक्शन 3 सब क्लॉज 25 ऑफ जनरल कॉज एक्ट 1897. Immovable property shall include land, benefits to arise the land out of land, and things attached to the earth permanently, fastened to anything attached to the earth. मतलब ऐसी चीज़ जो अर्थ से जुड़ी हुई है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, और बहुत सारी चीज़ हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, जो कभी चल नहीं सकती वास्तविकता के हिसाब से। मेंशन टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स बताने अपने को। एक्साइटिंग गुड्स, गुड्स ऑन एंड possessed बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक सेलर और एक बायर के बीच में, जो उसमें गुड्स होते हैं, 3-4 तरह के गुड्स होते हैं। उसमें से एक एक्साइटिंग गुड्स है, उसमें 4 हैं। स्पेसिफिक गुड्स मतलब कोई चीज़ में से निकाला हुआ गुड्स, उसको स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। असर्टेन गुड्स मतलब बल्क, समझिए आप, इसमें एक गुड्स हुआ, स्पेसिफिक गुड्स हुआ, ठीक है, इसमें बल्क हुआ। असर्टेन गुड्स, इसमें बल्क नहीं, इसमें बल्क आएगा। अनअसर्टेन गुड्स है ना, अनअसर्टेन गुड्स, जो गुड्स अपने को पता नहीं है, बल्क में है ये गुड्स, इसमें क्या रखा हुआ है अपने को पता नहीं है, इसलिए अनसर्टेन गुड्स है। असर्टेन गुड्स मतलब ये बल्क में से जो गुड्स आता है, 2 हुए, 3 हुए, उसको असर्टेन गुड्स कहते हैं। और इसमें स्पेसिफिक गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी एक गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स, इसमें दूसरा है फ्यूचर गुड्स, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसे गुड्स जो अपने को फ्यूचर में काम आएंगे या फ्यूचर में चाहिए, अपने वो चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करवाया, प्रोड्यूस्ड करवाया सेलर के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट सेल हो, जैसे मशीन हो गया ना, मशीन अपना फ्यूचर गुड्स कहते हैं। कॉन्टीजेंट गुड्स, गुड्स द एक्वायराइजेशन ऑफ द सेलर which the seller depends upon a certain contingency are called contingent goods. सॉरी, ठीक है। कॉन्टीजेंट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो मीडिएटर की तरह काम करते हैं। जैसे ये बीच में एक आदमी मीडिएटर है, ए ने बी, इधर सी कर देते हैं, ए को सी तक गुड्स बेचना है, जो बी है वो मीडिएटर है, उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टीजेंट्स
एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेज में माना जाता है। इसमें क्या है, ए को कोई माल सी को बेचने का है तो ए सी को नहीं जानता इनडायरेक्टली, ये खाली बी को जानता है। तो ए बी को समझिए 100 एप्पल दे देगा, 100 एप्पल दे देगा, ये तेरे को बेचने का है कहीं भी और मुझे पैसे देने के हैं। तो ए ने बोला ठीक है, तो ए ने ये गुड्स सी को बेचा और जो पैसा हुआ वो इसने इसको दे दिया। तो इसने इसको दे दिया तो इसको क्या मिलेगा, इसको कमीशन मिलेगा 5%, 2%, 10%, जो भी डिसाइड हुआ हो वो कमीशन ए बी को देगा, ठीक है, बिहाफ ऑफ सी। ओके, तो इसमें अपने क्या हुआ, इसमें तीन तरह के गुड्स आए हैं। एक हुआ अपना एक्साइटिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टीजेंसी गुड्स। अब अपने स्पेसिफिक गुड्स की बात करते हैं, असर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 of the Sale of Goods Act 1930, goods identified and agreed upon at the time of contract sale is made. स्पेसिफिक गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जब अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो गुड में से जो अपने को चीज़ पता है, जैसे मैं एयरपोर्ट बेच रहा हूँ वो मुझे पता है स्पेसिफिक गुड्स है, वो मुझे पता है वही है वो चीज़ उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स 1930 के तहत दिखाया जा रहा है उसमें वही गुड्स हैं, तो उसे स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। असर्टेन गुड्स मतलब अनअसर्टेन गुड्स और सर्टेन गुड्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनअसर्टेन गुड्स मतलब याद रखिए बल्क, जो अपने पीछे जैसे बात की बल्क में कोई भी चीज़ है वो अनअसर्टेन गुड्स है, उसमें बहुत सारे सामान हो सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, कुछ भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, इसलिए उसको अनअसर्टेन गुड्स कहते हैं। अब उसमें से कोई एक चीज़ अगर निकलेगा असर्टेन गुड्स में से, जैसे एप्पल हो गया, तो असर्टेन गुड्स बोल सकते हैं उसको, और इसको अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं। क्वेश्चन 5, essential elements for the formation of a contract of sale, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुझे कोई भी वस्तु बेचनी है, जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर, अपने खाली एग्जांपल लिया है, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अपने एग्जांपल ले लिया कंप्यूटर, ओके, एग्जांपल अपने ले लिया कंप्यूटर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे पास जो सामान है सेलर के पास, वो बायर को बेचेगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा 1% टू अनदर पर्सन, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। फ्रॉम द सेलर टू बायर, वही चीज़ इसमें भी है, देख लो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। आप पहले ट्रांसफ़र पढ़ लीजिए फिर लिख दीजिए फ्रॉम सेलर टू बायर, S2B। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, सब्जेक्ट मतलब क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, सब्जेक्ट तो अपने कंप्यूटर है सब्जेक्ट में वो। फॉर अ प्राइस, क्या प्राइस होगी, क्या कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। इसमें 4 चीज़ हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, write any two distinction between sale and agreement to sell, ठीक है। कंटेंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, सेल में आएगा, और एग्रीमेंट तो सेल में क्या आएगा, इट इज़ एन एक्सील्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो मतलब जो एग्रीमेंट के पहले होता है, सेल होता है भाई, बेचा नहीं है चीज़, इसलिए वो सेल है। एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें एक होगा,
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे भी हो सकते हैं। नेचर ऑफ राइट्स, इट्स क्रिएट्स राइट्स टू रेमिडिएशन and right to personam. Transfer of property, property passes from the seller to the buyer immediately. जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट सेलर से बायर इमीडिएटली बेच देगा। प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द कंडीशन आर फुलफिल्ड। और इसमें क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। अभी अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ अपने बीच में, सेल नहीं हुआ है कोई भी सामान, तो मैं उसको नहीं बेचूंगा, फुलफ़िल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी। यही है सेल और एग्रीमेंट के बीच में। ओह, पीछे भी है अभी। लायबिलिटी फॉर सेल टैक्स, इट इज़ लायबल फॉर सेल्स टैक्स। जो अपने समझिए कोई बिल्डिंग है वो बेच रहे हैं, उस पर जो लायबिलिटी है, कोई प्रॉफिट है, वो अभी बेची नहीं है अपने, तो वो जिसके नाम है वो बिल्डिंग, उसको ही सब हक मिलेगा। अगर मैंने वो बिल्डिंग बेच दी तो उसकी जो लायबिलिटी, प्रॉफिट जो भी है वो पहला बंदा ले जाएगा। उसके बाद जो बिल्डिंग बेच दी उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, जैसे टैक्स हुआ, कोई भाड़ा बाकी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी चीज़ मतलब होनी नहीं चाहिए जो उस बायर को डिफ़िकल्टी करे और प्रॉब्लम दे इन फ्यूचर। इट इज़ नॉट लायबल टू सेल टैक्स until actually mature a sale। ठीक है। Defined warranties, there is a sale of goods act 1930। According to section 12 subclause 3, it is a stipulation collateral to main purpose of the contract। स्टिपुलेशन मतलब शर्त होना, शर्त लगाना। कोलेट्रल मतलब जुड़ा हुआ मतलब जुड़ा हुआ। तो मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रीच विच गिव्स अन एग्रीव पार्टी a right to sue of or damages only and not avoid to contract itself। इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 के दौरान जैसे किसी ने शर्त लगाई, वारंटीज़ अपने क्या होती हैं पहले ये बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने वारंटी दी आपको, एक एग्जांपल समझ लेते हैं अपने। टॉम ने जैक को हॉर्स बेचा, ठीक है। जैक को एक हॉर्स चाहिए था, तो जैक ने कंडीशन बताई, ये हॉर्स मेरे को एकदम मजबूत हॉर्स चाहिए, सबसे अच्छा हॉर्स चाहिए, जो अच्छा भाग सके, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे नस्ल वाला हॉर्स चाहिए। तो टॉम एक हॉर्स ट्रेडर था, तो जैक ने उसको हॉर्स दिखाया जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। तो और बताया इतना खूबसूरत है, इतना वाइट हॉर्स है, सबसे अच्छा हॉर्स है। ठीक है। तो जैक ने बोला ठीक है मेरे को दे दो, कोई बात नहीं। तो जैक ले गया। फिर जैक ने नोटिस किया घर पहुँचते पहुँचते ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे ही भागता है। तो जैक ने क्या बोलते हैं, शू फॉर डैमेजेस किया, फाइल किया। तो टॉम ने क्या बोला कि पहली बात तो ये कि आपने मुझे ऐसा बोला नहीं था कि मेरे को 40 किलोमीटर प्रति घंटे भागने वाला घोड़ा ही चाहिए, ऐसा कुछ आपकी कंडीशंस नहीं थी, तो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते हो। मतलब कोर्ट ने बोला, आपने बोला खाली अच्छा घोड़ा चाहिए, तो मैंने तो मेरे हिसाब से वो अच्छा घोड़ा ही दिया है। ठीक है, ये एक तरह की वारंटीज़ होती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कर सकती है और अवॉइड भी हो सकता है ये चीज़। डिफाइंड प्राइस अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 210। प्राइस मीन्स द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। प्राइस जो है मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। मतलब प्राइस जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन
रिसेशन की समय बढ़ घट सकता है, इसलिए प्राइस मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैवेलेट एम्प्टर? कैवेलेट एम्प्टर मीन्स let the buyer beware. In other words, it means that the buyer must take care of his own interest while purchasing the goods. कैवेलेट एम्प्टर का मतलब यह होता है, जैसे मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मेरे को जो इंटरेस्ट है परचेसिंग, तो मेरे को पूछ लेना चाहिए, आगे जाके फ्यूचर में गलती ना हो। जैसे कि मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग क्या इतना बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, अपने को एक फ्लैट चाहिए, समझो अपने फ्लैट खरीदने गए हैं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो भी हो, उसमें से अपने को पहले किचन टपक रहा था उसमें, तो भाई ने बोला मैंने किचन विचन सही करवा दिया है, अब दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो ये भाई जो है उन्होंने पूछा नहीं कि क्या क्या तकलीफ़ थी क्या नहीं थी, और 2 महीने 3 महीने बाद फिर किचन टपकने लगा, तो ये भाई ने क्या बोलते हैं फाइल शू कर दी, केस कर दिया उन पे। तो ये भाई ने क्या बोला कि कि आपने तो मुझे पूछा नहीं था किचन टपक रहा है कि नहीं टपक रहा। आपके इंटरेस्ट जो होता है वो बोल रहे हैं कि आपको पहले पूछ लेना चाहिए ना कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या चीज़ है, ये सब पहले पूछ लेना चाहिए कि ये टपक रहा है कि नहीं टपक रहा। तो भी मैंने आपको बता दिया, अब ये टपक रहा है, आपने ख़रीद लिया, वो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये चीज़ कैवेलेट एम्प्टर होता है। जैसे कोई टी शर्ट हुआ, ये टी शर्ट ये बंदे ने बोला कि अच्छा खासा टिकेगा, चलेगा अच्छे समय तक। अब वो टी शर्ट 2 साल टिका, अब ये भाई बोल रहे हैं भाई ये टी शर्ट मेरे को जितना टिकाना था नहीं टिका, तो ये बात गलत हो जाती है। ऐसे ही एक्सेप्शंस हैं कैवेलेट एम्प्टर पे। फर्स्ट, फिटनेस फॉर द बायर पर्पस, मतलब बायर की जो भी मांग है वो उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। मर्चेटेबल क्वालिटी, जो भी क्वालिटी है वो। यूजेज ऑफ ट्रेड, अलग अलग तरह के ट्रेड्स होते हैं इसमें। गुड्स परचेज बाय सैम्पल एंड डिस्क्रिप्शंस, कोई भी चीज़ अपने परचेज़ किया वो उसका कोई सैम्पल और डिस्क्रिप्शन नहीं देगा। मिजरी प्रेजेंटेशन बाय द सेलर, इसमें कोई सेलर का मिजरी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। फ्रॉड बाय सेलर, फ्रॉड नहीं हो सकता। ओके, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अपने नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।